सुनो, अब जो हमारे पास जो चैप्टर है वो है मतलब कि ओरिजिन ऑफ ट्रांसैक्शंस है, मतलब ट्रांसैक्शंस स्टार्ट कहाँ से होती है। ठीक है, सबसे पहली बात ना हमें पता होना चाहिए, मैं तुम्हें स्टार्टिंग में एक बात आई थी कि जब मैं तुम्हें जैसे ही मैं तुम्हें ना अकाउंटिंग करवाना शुरू करवाया था, मैंने एक बताया था हर जितनी भी ट्रांसैक्शन है वो सारी की सारी बेस्ड होती है, किस पे बेस्ड होती है भाई, ये मान लो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट पे होता है कि एक हमारे पास एविडेंस होना चाहिए, किसी भी ट्रांसैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए एक एविडेंस होना चाहिए। अच्छा, वो वाली मूवी देखी है तुमने शिवाजी द बॉस वाली? उसके अंदर क्या होता है कि वो जो होता है ना, मतलब कि जो भी हीरो है तो वो उसके घर पर रेड पड़वाता है। ठीक है, तो रेड पड़वाने के बाद क्या होता है कि उसके पास जितने भी क्या कागजात मिलते नहीं है, जितने भी उसके पास प्रॉपर्टी होती है उसके कागजात उसके पास होते नहीं है। तो क्या वो क्या करती है, जो भी टीम होती है वो मतलब जो टैक्स टीम होती है वो साथ साथ उनकी जितनी प्रॉपर्टी है सबको अपने नाम कर लेते हैं, मतलब कि गवर्नमेंट के नाम पे कर देते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो भाई इसीलिए ना मतलब कि मान लो टैक्स से बचने के लिए कि हमने टैक्स भरा है या टैक्स नहीं भरा है, इन सब चीज़ों के लिए ना हमारे पास रिसिप्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो हमें हर एक रिसिप्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, जो भी जिस टाइप की रिसिप्ट होती है उन सब के बारे में क्या हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर नॉलेज नहीं होगी तो ये मान लो कि भाई कॉमर्स वाला होने का कोई हक ही नहीं बनता। ठीक है, तो भाई चैप्टर का नाम डालो ओरिजिन ऑफ ट्रांसैक्शंस। सो ओरिजिन ऑफ ट्रांसैक्शंस, भाई ये तो चलो देखो, सुनो मेरे पास क्या है ओरिजिन ऑफ ट्रांसैक्शंस है, इसका नाम क्या पढ़ेंगे, सोर्स डॉक्यूमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर है। सोर्स डॉक्यूमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। सुनो भाई, देखो हमें क्या पता होना चाहिए, मतलब कि जो ओरिजिन ऑफ ट्रांसैक्शन है वो किस पे बेस्ड करती है भाई। एक तो मेरे पास सोर्स डॉक्यूमेंट है और दूसरा मतलब कि हमारा जो भी ओरिजिन ऑफ ट्रांसैक्शन है, मतलब कि बोलो ट्रांसैक्शन का जो जन्म होता है ना, कब होता है, जैसे ही मेरे पास जो सोर्स डॉक्यूमेंट है ये जैसे ही बन जाता है ना तो ये मान लो ट्रांसैक्शन हो गई। अब सुनो, मैं तुम्हें क्या बात बताई थी, अगर मान के चलो मैं तुमसे ये बोल दूं कि मान ले मैं तेरे को 10,000 दे दिए, तुम क्या मान लोगे? मैंने क्या होता था अकाउंटिंग के अंदर ना, हम क्या कुछ एज्यूम नहीं करते। अब जैसे मान लो मेरा एक डेटर था, वो बैड हो गया था पहले, मतलब भाग गया था और वरना दोबारा गाँव से आ गया। ठीक है, तो मान ले मैं तेरे को कल पैसे दे दूंगा, तू एंट्री पास करके बिल मेरे को दे दे, मैं क्या दे सकता हूँ उसको? पहले मैं उससे बोलूँ तो पहले पैसे दे, उसके बाद तेरे को बिल दूंगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात क्या पड़ती है भाई, हम कोई सी भी ट्रांसैक्शन तभी पास करते हैं जब वो एक्चुअल में होती है, और होने का सबूत क्या होता है हमारे पास, जो सोर्स डॉक्यूमेंट है। तो हम क्या है कि जितने भी टाइप के सोर्स डॉक्यूमेंट है सबके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले लिख लो सोर्स डॉक्यूमेंट और मतलब कि सोर्स वाउचर होता क्या है। सोर्स डॉक्यूमेंट और जिसको बोल सकते हैं सोर्स वाउचर। भाई लिखो इसमें इट इज एन रिटन डॉक्यूमेंट, साथ में लिखते रहो, इट इज एन रिटन, it is an written document evidencing the transactions, evidencing the transactions and contain detail about the transactions। इसके अगर एग्जाम्पल की बात कर दें तो कैश मेमो या फिर इनवॉइस बिल या फिर सिर्फ बिल, और भी हो सकते हैं एटसेट्रा। मैं देखो पहली बात हमें क्या कि सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट क्या है मेरे पास, कह रहे कि चल पहले लिखो फिर जाके एक साथ ना समझा दूंगा सारे। सुनो भाई देखो
पहले मैंने जितनी सारी बातें लिखवाई ना, पहले इनको थोड़ा देख लो एक बार, फिर जाके देखना है क्या है। सबसे पहले मैंने बताया कि भाई सोर्स डॉक्यूमेंट और सोर्स वाउचर, ठीक है भाई, होता क्या हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट या फिर सोर्स वाउचर, कह रहे कि इट इज एन रिटर्न डॉक्यूमेंट। अच्छा भाई पहले एक बात ध्यान रख के चलना कि तुम्हारे एग्जाम में इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई आएगी, ठीक है, फिर तुम्हें बताना होगा कि जो एक किस टाइप का वाउचर, जैसे मान लो ऐसा लिखा आएगा कि कैश, मतलब कि ऐसा लिखा होगा कि अ वाउचर यूज्ड फॉर कैश ट्रांजैक्शंस, ठीक है, क्या लिखा हुआ आएगा, अ वाउचर यूज्ड फॉर कैश ट्रांजैक्शंस आर, तो तुम्हारे पास 4 ऑप्शन होंगे, उसमें तुम्हें टिक लगाना होगा, तो किस पे लगाओगे भाई, कैश वाउचर। इस तरीके से ध्यान रख के चलना है, ठीक है। अब सुनो, मैंने क्या बताया कि इट इज ए रिटन डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग, भाई एविडेंसिंग का मतलब क्या, एविडेंस देता है किस चीज का, द ट्रांजैक्शंस एंड कंटेन डिटेल, ठीक है, इसमें किस बात का एविडेंस है, मतलब कह रहा है एविडेंसिंग द ट्रांजैक्शंस, भाई जितने भी ट्रांजैक्शंस हुई है उन सबका एक एविडेंस है, उन सबका क्या एक सबूत देता है। कह रहा है कि एंड कंटेन, भाई उसके अंदर क्या क्या कंटेन है, डिटेल अबाउट द ट्रांजैक्शंस, ठीक है, मतलब कि ये मान के चलो मेरे पास क्या है कि जो सोर्स डॉक्यूमेंट या फिर जो सोर्स वाउचर है उसका मतलब क्या है, भाई कोई एक हमारे पास एक ऐसा वाउचर है ये जिसके अंदर ये चीज देखी जाती है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हुई है उन सबका एक एविडेंस है। सिंपल सी बात का ध्यान रख के चलना है कि सोर्स डॉक्यूमेंट एक्चुअल में होता क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट जो हमारे पास है वो एक क्या, हमारे पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किसी भी ट्रांजैक्शंस का हमें एविडेंस देता है। भाई मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कोई सी भी जो ट्रांजैक्शन है वो बिना एविडेंस के कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब कि सिंपल सी बात ध्यान रख के चलना, कोई सी भी ट्रांजैक्शंस की वैल्यू तभी है जब उसका एविडेंस है, वरना नहीं है। तो पहले ये बात समझ आ गई। इसका एग्जांपल क्या है कि कैश मेमो है, इनवॉइस बिल, ठीक है, और भी बहुत सारे बिल हैं। तो पहले बात करते हैं कैश मेमो क्या होता है, ठीक है। कह रहा है कैश मेमो इज अ डॉक्यूमेंट, मेरे पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स अगेंस्ट कैश। भाई कैश मेमो क्या है, मेरे पास एक ऐसा मेमो है, कैश मेमो एक इस टाइप का मेरे पास डॉक्यूमेंट होता है। फिर कैश मेमो इज अ डॉक्यूमेंट, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स अगेंस्ट कैश। जब भी भाई हम गुड्स को सेल, मतलब कि सेल करते हैं कैश पे, जब भी हम गुड्स को, मैंने क्या कि मान लो कोई ऐसा गुड्स है उसको मैंने बेचा किसी को, लेकिन मैंने उसको ये मान लो कैश पे बेचा है, उसने मुझे कैश दिया है, तो उस टाइम जो मैं उसको बिल इश्यू करूंगा उसी को हम क्या बोलेंगे, कैश मेमो बोलते हैं, ठीक है। कह रहे कि इट इज इशू बाय सेलर, भाई ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि कैश मेमो को कौन इशू करता है, तो भाई सेलर करता है, क्योंकि देखो मैंने क्या बताया कि मैं किसी भी गुड्स को बेचता हूं, कोई मेरे से खरीदना है, उसने मेरे को कैश दिया, मैं उसको बिल कौन सा दूंगा, उसको दूंगा कैश मेमो, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। अब सुनो, कह रहा कि इट इज इशू बाय सेलर टू द बायर, और किसको इशू करता है, बायर। कह रहा इट हैज डिटेल ऑफ गुड्स, भाई ये तो सिंपल सी बात है, इसमें अगर मैं किसी को सामान बेच रहा हूं तो उसके अंदर किस बात की डिटेल होगी, जो गुड्स में बेच रहा हूं उस चीज की डिटेल होगी उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है इनवॉइस। भाई इनवॉइस क्या होता है, इनवॉइस इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। ये मेरे पे कैश बेस पे था और ये किस पे, क्रेडिट के बेस पे है, उधार के बेस पे है। फिर कह रहा है कि इट हैज डिटेल ऑफ गुड्स, इसके अंदर क्या है भाई, डिटेल ऑफ गुड्स है, लेकिन इसमें ना नाम भी आएगा। भाई नाम क्यों आएगा, हमें पता रहना चाहिए किसको उधार बेचा है। जैसे मान लो मेरे पास जो कैश मेमो था, कैश मेमो में हम नाम डाले या ना डाले, वैसे नाम लिखते जरूर है, कैश मेमो के अंदर नाम होता जरूर है, ठीक है, लेकिन माना जाता है नाम की कोई वैल्यू नहीं है। मान लो कोई मेरा सामान खरीदना है, मैंने उसका नाम ऐसे ही कुछ भी लिख दिया और उसके बाद उसको बना के दिया, मैंने ये ले, ठीक है, उसका अमाउंट टोटल करके लिख दिया, ज्यादा को जो करना है कर। लेकिन जो हमारे पास इनवॉइस है, ठीक है, इनवॉइस के अंदर हमें समझना क्या है कि इनवॉइस मेरे पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स करते हैं ऑन किसके बेस पे, ऑन क्रेडिट बेस पे। जब भी हम गुड्स को बेचते हैं उधार पे, क्रेडिट, जब भी हम सामान को बेचते हैं तो उस टाइम जो डॉक्यूमेंट इशू किया था क्या बोलते हैं उसको, इनवॉइस बोलते हैं। और इसके अंदर नाम मेंशन होता है किसका, बायर ऑफ गुड्स का। भाई जिसने सामान को परचेज किया उसका नाम होता जरूर है इसके अंदर। ये बात समझ में आ रही है। देखो उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास है रिसिप्ट्स। भाई रिसिप्ट भी क्या मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, इशू अगेंस्ट रिसिप्ट ऑफ अमाउंट, ठीक है। देखो पहले ये जो मेरे पास पर्सन था ये मेरे से उधार सामान लेके गया, जैसे ही वो मेरे को कैश दे देगा, मतलब कि जैसे ही मेरे को अमाउंट दे देगा मैं उसको एक और बिल दूंगा, उसका बोलूंगा रिसिप्ट होती है मेरे पास, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना भाई उसको जब पेमेंट करके रिसिप्ट साथ में लेके आई हो, ऐसा बोलते हैं ना कि हम कहीं भी जाते हैं हम क्या बोलते हैं कि भाई रिसिप्ट दे इसकी, पहले हमने कुछ भी खरीदा, ठीक है, हम क्या बोलते हैं रिसिप्ट दे। वैसे ना बहुत सारे लोग बिल बोलते हैं, तो बिल तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन हम क्या बोलेंगे रिसिप्ट। तो रिसिप्ट किस बात का, मैंने उसको पैसे दिए उसके बदले मेरे को वो रिसिप्ट देगा, ठीक है। तो कह रहा है कि रिसिप्ट इज अ डॉक्यूमेंट इशू अगेंस्ट रिसीव ऑफ अमाउंट। बात समझ में आ रही है। ये मेरे पास क्या है कि जो जब भी मुझे पैसे कहीं से
रिसीव होते हैं उसके अगेंस्ट क्या है कि इशू, मतलब कि उसके अगेंस्ट इशू करना होता है। कह रहे कि इट हैज़ द डिटेल फॉर, किस बात की डिटेल होती है इसमें, डेट होता है, फिर अमाउंट एंड द नेम ऑफ द पेई ऑफ द अमाउंट। भाई जिस पर्सन ने अमाउंट पे किया है, ठीक है, हम क्या है कि क्या करेंगे, पहले वो डेट लिखेंगे किस तारीख को पेमेंट करी है, उसके बाद उसका नाम अमाउंट लिखेंगे, फिर नाम, ठीक है, और उसके बाद देखो भाई सुनो, अच्छा ये सब लिखना जरूरी क्यों है, जैसे मान के चलो उसने मेरे को पेमेंट दी, अब मैं बोल रहा हूँ कि वो मान लो मैं उसको पहले बिल नहीं दिया, जो रिसिप्ट है मैंने उसको दी नहीं, ठीक है, अगर रिसिप्ट मैं उसको नहीं देता हूँ उसके बाद पता वो क्या बोलेगा, कुछ टाइम बाद वो ऐसा बोलेगा, पता कि मैं मान लो कि मैं ऐसा बोलूँ तूने पैसे नहीं दिए, मैंने मान लो उसको बिल नहीं दिया, मैं उसको भाई तूने मेरे को पैसे दिए नहीं है, अगर मैं उसको रिसिप्ट दी होती, वो बोलता ये देख तेरी कंपनी का है, तो वो क्या बोलेगा, उसके पास एविडेंस है, तो ट्रांजेक्शन का एविडेंस होता है, ये सारी चीज़ है, ठीक है। अगला कह रहा है कि पे इन स्लिप, भाई बैंक जाते हो ना, और सबसे पहले एक काम करना, देखो आज तो मतलब जा नहीं पाओगे, कल ना एक बैंक जाना, ठीक, और मतलब कल एग्जाम भी है ना, तो कल बैंक जाना, वहां से आते वक्त ना ये मान के चलो स्कूल से आते वक्त एक बैंक की ना 3 से 4 स्लिप उठा लाना, एक तो जिसमें ये मान लो, एक तो ये है पैसा निकालने वाली स्लिप ले आना, दूसरा पैसा डालने वाली स्लिप ले आना, ठीक है, और फिर जो नेक्स्ट तुम्हारे पास है चेक अगर घर पे पड़ा होगा तो वो, ठीक है, करना क्या है, और ना एक और जो केवाईसी वगैरह करवाते ना, ये डॉक्यूमेंट ले लो, उसको भरना सीखो, क्योंकि बहुत सारे लोग इतने मूर्ख होते हैं कि वो भाई साहब पहुंच जाते हैं ग्रेजुएशन तक, उन्हें फॉर्म भरना नहीं आता। भाई एक जो कॉमर्स का बच्चा है उसको ये सारा काम आना चाहिए, ठीक। दूसरी बात, और क्या करो, तुम्हारे पास सबके पास एक पासबुक पड़ी होगी, ठीक है, पासबुक पड़ी है दो, लेकिन क्या करो, सीधा पहुंच जाओ बैंक में, अपना अकाउंट नंबर याद रखो, उससे बोलो कि मेरा अकाउंट नंबर खो गया है, मुझे नई पासबुक चाहिए, नई पासबुक लेके आओ। इन सब चीज से होगा ये, तुम सीख जाओगे, ठीक है, और जब तक ना निकले ना, जब तक पासबुक देना हो तो पीछे पड़े रहो, ये चीज है, ठीक है, सिंपल सी बात है भाई। अगर तुम देखो ये सब ना सीखने वाले काम है, तुम्हारे पेरेंट्स बोलते हैं जाओ उससे पैसे लेके आओ, उसको पैसे दे के, ये सारा क्या रीजन क्या होता है इसके पीछे, वो तुम्हें सिखाना चाहते हैं कि भाई इसको भी आ जाए आराम से, ठीक है। तो तुम्हें क्या सिंपल सी बात ध्यान रख के चलनी है, एक तो मैंने बताया कि जिससे पैसा निकालते हैं, ठीक है, ड्रॉ स्लिप बोलते हैं इसको, जिससे पैसे ड्रॉ करते हैं। दूसरा क्या है कि भाई पे इन स्लिप है, और जो चेक है उसको लेना, और जो केवाईसी वगैरह के जो फॉर्म होते हैं ना वो उठा लेना, इन सबको भरना। और एक क्या है कि अपनी नई पासबुक निकलवाओ, जो तुम्हारे पास पासबुक है वो पासबुक निकलवाओ। एक काम और, तुमने ट्रांजेक्शन थोड़ी बहुत तो करी होगी, एक बार क्या करना, थोड़े पैसे लगते हैं, अपनी स्टेटमेंट निकलवा लेना अपने अकाउंट की, ये भी तुम सीख जाओगे, थोड़ा पैसा खर्च होगा सीख जाओगे, लेकिन अपनी जो तुम्हारे अकाउंट की स्टेटमेंट है ना उसको निकालना सीखो कि भाई अकाउंट की स्टेटमेंट कैसे निकाली जाती है, वो भी हार्ड कॉपी में। अगर सीख जाओगे ना, इन फ्यूचर तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। कोई सा भी काम अगर हमने एक बार कर लिया होता है ना, तो फ्यूचर में उस काम को करने में दिक्कत नहीं आती है। तो इन चीज़ों को पहले कर लेना, बहुत फायदे में रहोगे। सुनो भाई, पे इन स्लिप की बात करते हैं। पे इन स्लिप होता क्या है, दिस इज एन फॉर्म, ये क्या होता है, मेरे पास एक टाइप का फॉर्म होता है, मेड अवेलेबल बाय द बैंक। भाई इसको कौन अवेलेबल करवाता है, बैंक। तुम जब भी बैंक जाते हो वहां पे अवेलेबल होता है ना, वो हमेशा अवेलेबल होगा, ठीक है। कह रहे कि मेड अवेलेबल बाय द बैंक टू डिपॉजिट द अमाउंट इनटू बैंक। भाई अकाउंट मतलब कि तुम ना बैंक में जाओ, भले ही कोई सा फॉर्म ना हो, कोई सा फॉर्म ना हो, ये फॉर्म होगा जरूर कि उनको पैसा चाहिए। भाई जो पे इन जो मेरे पास स्लिप है ना, वो एक हमारे पास एक ऐसी स्लिप होती है और जिसमें ये मान के चलो हम क्या कि अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात का ध्यान रखनी है, अगर पे इन है तो पे इन से याद रख के चलना कि हाँ भाई ठीक है पे इन स्लिप है, हम अंदर की तरफ पे कर, पे आउट स्लिप होगी तो बाहर, ठीक है, इस तरीके से। अब सुनो, अगला मेरे पास है चेक। भाई चेक के बारे में सबको पता होगा, लेकिन फिर भी समझो। भाई चेक ना मेरे पास एक ऑर्डर होता है, हम क्या करते हैं बैंक वालों को एक, देखो भाई अब ना चेक के बारे में बताता हूँ। चेक मेरे पास होता क्या है, चेक ना मेरे पास एक ऑर्डर होता है, चेक इज एन ऑर्डर टू द बैंक। भाई बैंक को हम एक ऑर्डर देते हैं कि ये ले और भाई इतने रुपए दे दे मेरे को। बैंक को क्या है, हमारे पास एक ऑर्डर, ऐसे इसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। जो हम देखो एक बात ध्यान रख के चलना, मेरे पास में डिपॉजिट दो तरीके से होते हैं, वैसे होते बहुत टाइप के हैं लेकिन दो बता रहा हूँ सिर्फ। एक तो मेरे पास है मैच्योरिटी पीरियड डिपॉजिट, जिसको तुम एफडी बोल सकते हो, ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट। दूसरा मेरे पास है डिमांड डिपॉजिट। भाई डिमांड डिपॉजिट होती है हमारे करंट अकाउंट के अंदर, ठीक है, मतलब कि करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो तुमसे थोड़ा बहुत चार्ज लेता है, लेकिन तुम्हें ब्याज बिल्कुल नहीं देगा, वो जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल नहीं देता। करना क्या तुम्हें, जैसे मान लो कि तुम ना बैंक में खुला हो अपना करंट अकाउंट, उसमें मान लो तुमने 10 लाख रुपए जमा करा दिए, तुम ना जब बोलोगे ना मुझे इस टाइम 10 लाख रुपए चाहिए, तुम्हें उस टाइम दे देगा।
कोई सी भी जो कंपनी होती है ना, उन सबके पास कौन सा अकाउंट होता है भाई? करंट अकाउंट होता है। लेकिन हम सबके पास कौन सा है? सेविंग अकाउंट है। सेविंग अकाउंट क्या है कि उसमें कुछ ना बाउंडेशन होती है, कुछ मान लो लिमिट होती है कि तुम एक दिन में इतना अमाउंट निकाल सकते हो, एक दिन के अंदर सिर्फ इतनी ही ट्रांजेक्शन कर सकते हो, लिमिट होती है कुछ ना कुछ, ठीक है। और ना ये लिमिट क्यों लगाई जाती है ये सब पढ़ेंगे 12th के अंदर। सुनो, कह रहे कि चेक इज एन ऑर्डर टू बैंक। भाई क्या होता है? मेरे पास ऑर्डर होता है बैंक को, वो भी किसमें? इन राइटिंग। भाई राइटिंग में होता है, सबको पता है। सुनो, कह रहे कि टू पे स्पेसिफिक अमाउंट टू द बेरर और पर्सन नेम ऑन इट। भाई अब ना ये बेरर में क्या डिफरेंस है और द पर्सन नेम ऑन इट, ठीक है, ये समझो। भाई हमारे पास चेक ना दो तरीके से होते हैं, एक होता है सेल्फ, ठीक है, मेरे पास एक सेल्फ चेक होता है, दूसरा मेरे पास नेम ऑन इट, मतलब कि किसी का नाम होगा, किसी का एक मेरे पास क्या है? नाम लिखा होगा। भाई पहले समझो कि सेल्फ चेक होता क्या है और जो जिसपे नाम लिखे हैं उस चेक का मतलब क्या है। देखो, सेल्फ चेक ऐसा चेक है जिसके हाथ में, उसके हाथ में कैश है, ये समझ लो। सेल्फ चेक मतलब उस पर ना लिखा होगा सेल्फ, मतलब जो चेक को लेके पहुंच गया उसी को पेमेंट कर देगा वो। ध्यान रखना, इन फ्यूचर तुम्हारा अगर मान लो कि सेल्फ चेक खो जाता है, ठीक है, समझो तुम्हारे इतने रुपए खो गए, किसी के हाथ में लग गए, तो करना क्या होता है कि इनसे बचने के लिए सीधा तुम्हारे जो बैंक की जो सर्विस है उस पर कॉल कर देना होता है तुरंत ही। मतलब कि जैसे तुम्हारा पीएनबी का है, तो पीएनबी का ना जो कस्टमर केयर नंबर है उस पर तुरंत कॉल करते हो ना, तो या फिर जो बैंक है, तो या तो तुम पहले बैंक पहुंच जाओ, किसी बैंक में पहुंचा, बोलो इस नाम का एक चेक है, रुकना नहीं चाहिए, मतलब कि क्लियर नहीं होना चाहिए, ये जाके बोल दोगे। किसी भी ब्रांच में चले जाओ, किसी भी ब्रांच में, लेकिन उसी बैंक की ब्रांच होनी चाहिए। वहाँ पे जाके बोल दो मेरा मतलब कि मेरा अकाउंट है उसे फ्रीज करना है, मेरा चेक हो गया, वो तुरंत कर देते हैं, ये चीज़ है। अब सुनो, तो पहले सेल्फ का मतलब पता लग गया। सेल्फ चेक क्या होता है? जिसमें सिर्फ सेल्फ लिखा हुआ होगा, जो भी इसको कर ले। उसके बाद अगला है भाई नेम, ठीक है। अगर नाम लिखा हुआ है ना, तो मान लो जिस बंदे का नाम है, जिस पर्सन का नाम है, सिर्फ वही जाके उसको ले सकता है। अच्छा, एक ना अपना उसका डॉक्यूमेंट भी चाहिए होता है, एक फोटो डॉक्यूमेंट हो, जिससे तुम्हारा आधार कार्ड हो सकता है और पैन कार्ड हो सकता है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, वरना नहीं निकलता वो। फिर जाकर उसके मान लो कि हो सकता है बाद में उसको सिग्नेचर ले ले, साइन ले, जो भी लेना होता है वो लेते हैं। जब भी तुम क्या है कि अपने नाम का एक कोई सा चेक अगर लेके जाते हो, तो उस टाइम क्या तुम्हें एक डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी जरूर लगती है, ठीक है। अब सुनो, तो पहले सेल्फ और जिस पे नाम है पता लग गया। अच्छा, अगर किसी बंदे का नाम ही सेल्फ होगा, तो अगर किसी का नाम ही सेल्फ है, उसका नाम है सेल्फ, तुम्हें याद है स्टार्टिंग में मिस्टर और लास्ट का सरनेम याद है? ये सारी चीजें होती है, ठीक है, इन चीजों को ध्यान रख के चलना, मतलब मिस्टर सेल्फ, ये चीज। अगला सुनो भाई, अगला मेरे पास है डेबिट नोट। अच्छा, ये जो चेक के ऊपर क्रॉस होता है ना, ये सारी तरह बताऊंगा बाद में, ठीक है, क्या क्या चीजें होती हैं। भाई डेबिट नोट क्या होता है? डेबिट नोट इज अ इशू बाय फर्म। फर्म क्या होती है? कंपनी मान के, जब भी फर्म बोलूंगा कंपनी मान लेना, ठीक है। तो क्या कि डेबिट नोट इज इशू बाय अ फर्म टू इट्स क्रेडिटर। जो उनके क्रेडिटर होता है, क्रेडिटर कौन होते हैं? क्रेडिटर या सप्लायर, मतलब कि जिससे अगर बोले तो भाई क्यों फॉर गुड्स रिटर्न टू सप्लायर और एनी अदर रीजन। भाई पहले क्या हो सकता है कि अगर मैंने गुड्स रिटर्न किया है, ठीक है, मान लो कि अगर गुड्स हम रिटर्न करते हैं, सप्लायर क्या होता है? जो हमें सेल करता है, मतलब हमने उससे खरीदा होगा, हमने परचेज किया, परचेज रिटर्न, ठीक है। और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ये सही चीज है। अब सुनो भाई, सुनो, देखो जो मेरे पास डेबिट नोट होता है, पहले इसका मतलब समझो। डेबिट नोट होता क्या है कि जैसे मान के चलो, मैं तुम्हें सिंपल बता रहा हूँ, जैसे मैंने किसी से सामान खरीदा था और मैंने सामान खरीदा उसे उधार पे, ठीक है, मैंने किसी से सामान खरीदा, वो खरीदा उधार पे। अब ऐसा हुआ कि मैंने उसको सामान ना वापस कर दिया, मैंने क्या उसको सामान वापस कर दिया, तो अब वो क्या करेगा भाई? वो ना सिंपल सी बात है, जो भी देखो सिंपल से मेरे पास है, जब भी मैं किसी से सामान खरीदूं और उसको फिर वापस कर दूं, उस टाइम जो हमारे पास क्या है कि जो ये मान लो बिल इशू किया था ना, उसी को डेबिट नोट बोला जाता है। देखो क्या है कि डेबिट नोट इज इशू बाय फर्म टू इट्स क्रेडिटर। भाई फर्म किसको इशू करती है? अपने क्रेडिटर को इशू करती है या फिर सप्लायर को करती है। और फॉर डेबिटिंग हिज अकाउंट, भाई उसका अपने अकाउंट को डेबिट कराने के लिए, बस हमारी अपने खुद के अकाउंट को डेबिट कराने के लिए इशू करती है। भाई किस किस पर्पज से बोल सकते हैं? क्या क्या मेरे पास? फॉर गुड्स रिटर्न टू सप्लायर और एनी अदर रीजन। देखो अगर ना ये मान लो कि हमने क्या किया, जो गुड मतलब कि जो सप्लायर है, हमने उससे पहले सामान खरीदा होगा, अब हमने उसको गुड्स में रिटर्न कर दिया। सप्लायर था, मैंने उसको जो गुड्स है उसको क्या रिटर्न कर दिया। उसके बदले जो मेरे अकाउंट को डेबिट कर सकता है, वो उस टाइम कौन सा नोट इशू किया जाता है? डेबिट नोट बोलते हैं उसको। और इसी का जस्ट अपोजिट है क्रेडिट नोट, ठीक है। थोड़ा पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा, और कुछ नहीं है। भाई अगला मेरे पास है अकाउंटिंग वाउचर, मतलब अकाउंटिंग वाउचर। कह रहा है इट इज एन रिटर्न डॉक्यूमेंट। पहले तो पता है भाई, अच्छा ध्यान का, ये सारे के सारे तो मेरे पास क्या है? रिटर्न डॉक्यूमेंट होते हैं।
इट इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। भाई किसके बेसिस बनाता है? जितने भी हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट है ना, जितने भी सोर्स डॉक्यूमेंट है इन सबके बेस पे बनाया जाता है। और सोर्स वाउचर शोइंग द अकाउंट डेबिटेड और क्रेडिटेड। देखो सिंपल सी बात है, जितने भी हमारे पास वाउचर आए हैं उन सब के बदले क्या है कि एक वाउचर बनाया था। जितने भी मेरे पास पूरे साल में या पूरे महीने में जितने वाउचर आते हैं उन सब के बदले एक वाउचर बनाया जाता है और उसी वाउचर को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग वाउचर। इससे पता क्या लगता है कि किस किस ने हमारे अकाउंट को बढ़ाया है और किस किस ने हमारे अकाउंट को कम किया है, मतलब कि किस किस ने हमारे अकाउंट को डेबिट किया है और किस किस ने क्रेडिट किया है। अब सुनो, अगला मेरे पास है कैश वाउचर। सिंपल सा है, कैश वाउचर इज यूज्ड फॉर कैश ट्रांजेक्शन। भाई जो वाउचर है, सिंपल सी बात, जब भी कोई सी कैश ट्रांजेक्शन होती है उसके लिए जो वाउचर यूज किया जाएगा उसी को बोलेंगे कैश वाउचर। दूसरा मेरे पास है जैसे डेबिट वाउचर। डेबिट वाउचर इज प्रीपेड व्हेन पेमेंट इज मेड। जब भी पेमेंट हो जाती है, जब पेमेंट हो जाएगी उस टाइम जो वाउचर यूज किया था उसी को बोलते हैं डेबिट वाउचर। फिर जो नेक्स्ट है मेरे पास क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर इज प्रीपेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड। भाई जब कैश में रिसीव्ड हो गई तो जैसे ही भाई कैश रिसीव हमारे पास हो गया ना, उस टाइम कौन सा वाउचर बनता है? क्रेडिट वाउचर। उसके बाद एक मिनट, हाँ कुछ तो एक मिनट रुक जाओ सुन जाओ सुन जाओ। क्रेडिट वाउचर इज प्रीपेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड। भाई सिंपल सी बात है, क्रेडिट वाउचर में रिसीव्ड हो जाएगा वैसे। अच्छा सुन जाओ, वैसे सेम ही है। जो क्रेडिट वाउचर वही देखो हमारे पास ना होता क्या, पर समझो, जो क्रेडिट हमारे पास वाउचर है ऐसा वाउचर है जब कैश मान लो हमें रिसीव्ड होता है ना, उस टाइम जो भी मतलब देखो जैसे पहले मैंने सामान उधार पे बेचा होगा तो उसके पास जो हमने वाउचर दिया होगा कोई ना कोई सा, फिर जो हम जैसे ही कोई वाउचर अगला बनाएंगे, जैसे मान के चलो मैंने किसी को ना सामान बेचा, ठीक है, तो पहले उधार बेचा होगा ना, उसी तो पैसा रिसीव होंगे मेरे पास। तो अब वो जो मैंने उस टाइम वाउचर बनाया होगा ना, वो मेरे पास क्या है कि क्रेडिट के बेस पे होता है। वो जो मेरे पास ट्रांजैक्शन हुई पहले किसके बेस पे हुई थी? क्रेडिट बेस पे। तो अब जो उसको वो जो पेमेंट करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? जो मैं उसको वाउचर दूंगा, ठीक है, वो मेरे पास कौन सा वो क्रेडिट वाला वाउचर होगा, ये ध्यान रख के चलना है। उसके बाद ट्रांसफर वाउचर मेरे पास क्या है कि जब भी हमारे पास क्या, सुनो, ट्रांसफर वाउचर आर यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग नॉन कैश ट्रांजैक्शन। भाई नॉन कैश ट्रांजैक्शन क्या होती है? जैसे मान के चलो गुड्स रिटर्न कर दिया, जैसे मेरे पास पहले गुड्स आया था, हर एक सामान का ना एक बिल होता है, ठीक है, एक बिल होता है, दूसरा पे स्लिप। जैसे मान के चलो कि जब भी तुम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो ना, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के टाइम पे एक बात ध्यान रख के चलनी है, तो हमारे पास दो बिल आते हैं, एक ऊपर चिपका हुआ होता है, कोई से भी सामान मंगा होगा एक ऊपर चिपका होगा, एक स्लिप अंदर होती है। जो ऊपर चिपका है ना वो गुड्स का है और जो नीचे चिपका है वो उस कपड़े की स्लिप है। जैसे मान लो किसी ने कपड़ा ऑर्डर किया ऑनलाइन, तो एक तो ऊपर चिपका हुआ होता है, एक होता है अंदर। जो अंदर होता है वो पेमेंट की होती है, यहाँ पे तुमने पेमेंट कर दी है, लेकिन जो ऊपर होता है ना वो गुड्स का होता है। तो वही चीज़ है, अगर मैं उसको रिटर्न करूंगा ना, वो सिर्फ ऊपर के उसको देखता है, स्कैन करता है और रिटर्न। तो वही मेरे पास क्या कि गुड्स रिटर्न करते हैं, वो मेरे पास परचेस रिटर्न हो या सेल्स रिटर्न हो, बात वही पड़ेगी। अगला है एडजस्टमेंट एंट्रीज। भाई एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब क्या है? पिछले महीने के खर्चे को मैंने इस महीने में जाके अगर रिकॉर्ड किया है, उसके लिए भी क्या होता है? ट्रांसफर वाउचर यूज करते हैं, ठीक है। तो भाई देखो पहले यही सारी बात तुम्हें पता होनी चाहिए और याद होना चाहिए, सिर्फ पता नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कल वरना निपट जाओगे अच्छा वाला सब।